वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आई एम माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। इट मीन्स कि आपके टॉपिक मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज से नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं कंपार्टमेंट की। कंपार्टमेंट सभी लोगों ने सुना ही होगा सभी लोगों ने सुना ही होगा और कुछ लोगों का एक्सपीरियंस भी होगा। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि अगर किसी कंपार्टमेंट आ ही गई है, क्योंकि पढ़ते सभी लोग हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि 3 तरह के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स होते हैं। एक जिन्होंने केवल ज़बरदस्ती मैथमेटिक्स ले लिया या उन्हें मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना है, तो आप मैथमेटिक्स में अगर अभी कंपार्टमेंट आ गई तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दुनिया के सबसे बेकार छात्र हैं, सबसे बेकार स्टूडेंट हैं आप, ठीक है, क्योंकि सबकी कैपेसिटी अलग अलग है। आप एक ही रेस में शेर को भी, लोमड़ी को भी, भेड़िए को भी एक रेस में खड़ा करके कंपटीशन करा करके उनकी क्वालिटी को नहीं पहचान सकते हो। लेकिन आज का हमारा एजुकेशन सिस्टम है कि हम सभी के सभी अदर क्वालिटी के लोग एक ही रेस में खड़े हैं और जो इस रेस में बाजी मार जा रहा है उसको हम समझते हैं कि वो टैलेंटेड है, अदरवाइज अदर लोग टैलेंटेड नहीं हैं। तो ऐसा सोचना गलत है कि ऐसा कि किसी के मैथमेटिक्स में मार्क्स कम आ गए तो उसके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं रहा, वो सब उसका जीना सब बेकार है। ठीक है, आपके मैथमेटिक्स में मार्क्स कम आए, कुछ कमियां रही होंगी, उसी चीज़ के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ कि कैसे हम कम से कम मैथमेटिक्स में पास तो हो जाएं। आपको कम से कम पास तो हो जाना चाहिए था। मैं स्टार्टिंग से स्टूडेंट्स से यही कहता हूँ कि अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं भी पढ़ना है, इंटरेस्ट नहीं भी है, लेकिन आज का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको पास करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, उसको पास करके ही आगे की क्लासेस में जाओगे। तो कम से कम उसको तो हमें पास करना पड़ेगा। तो पासिंग मार्क्स के लिए क्लास 10th बड़ा आसान है अगर आपको केवल पासिंग चाहिए। क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ अपने क्लास में, जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे मैं 3 तरह के स्टूडेंट्स को अपने कैटेगराइज करता हूँ मैं। एक वो है जिसके अंदर कैपेबिलिटी मुझे दिखती है कि हाँ इसके अंदर कैपेबिलिटी है, ये कोशिश करके 90 के एबव क्रॉस कर सकता है मार्क्स। एक दूसरा स्टूडेंट वो होता है कि जो ऐसा है कि वो अच्छा है, वो 90 एबव जा रहा है, वो ठीक है, बहुत तेज़ है पढ़ने में वो, बट हम चाह रहे हैं कि वो पूरा 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स पा जाए। तीसरे कैटेगरी का जो स्टूडेंट है उसका मन नहीं है पढ़ने का मैथमेटिक्स, वो ज़बरदस्ती मैथमेटिक्स लेके पढ़ रहा है। अदर सब्जेक्ट उसके अच्छे हैं बट मैथमेटिक्स और साइंस, खासकर कह सकते हैं आप साइंस के सब्जेक्ट्स उसके हैं, उसमें आप मैथ्स को भी इंक्लूड कर लो, वो उसका अच्छा नहीं है, वो पढ़ना भी नहीं चाहता, वो आर्ट में उसका दिलचस्पी है या अदर फील्ड में है। तो गलत हुई ना है कि हम आर्ट में किसी का दिलचस्पी है तो हम उसको बोलते हैं तो बहुत बेकार आदमी है, एकदम गरीब सा आदमी है। आर्ट भी तो सब्जेक्ट है, आर्ट को भी लोग लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो उसका इंटरेस्ट नहीं है, बट अगर इतना भी बेकार इंटरेस्ट ना हो कि वो पास भी ना हो उसमें, तब ये गलत है। मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने इतनी कोशिश की कि कम से कम वो पास हो जाएं, इतना तो कर सकते हो। और आपके पूरे मैथमेटिक्स की बुक में अगर देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चंस आउट हैं, आप उसको पढ़ करके आप पास तो हो ही सकते हो आराम से। आपके इंटरनल मार्क्स 20 मार्क्स होते हैं। कोई भी स्कूल, अगर जहाँ तक मैंने देखा है, कुछ स्कूलों को अगर छोड़ दें जो बिल्कुल दुश्मनी निकालते हैं बच्चों से, बहुत से स्कूल हैं आपको 20 मार्क्स में, इंटरनल में 20 में कुछ बच्चे 20 भी पाए हुए हैं, काफ़ी उदार हृदय वाले भी स्कूल है। कुछ को 15 है, 16 है, 17 है, 18 है। इस तरीके 15 से 20 के बीच में सारे स्कूल लगभग मार्क्स दे देते हैं, कुछ स्कूलों को छोड़ करके। कुछ बच्चों को मैंने देखे 10 मार्क्स भी मिले हुए मैथमेटिक्स में, वो अलग चीज़ें हैं। मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। तो आपके भी लगभग 15 से मैं आशा करता हूँ कि आपके भी मार्क्स 15 से 20 के बीच में ही होंगे मैथमेटिक्स इंटरनल मार्क्स। और 10th में अभी आपके पास ये रियायत बढ़ती जा रही है कि आपको इंटरनल और एक्सटर्नल को मिला करके पास होना है, दोनों को मिला करके आपको 33 लाना है। इतना क्लियर? तो हम कैसे लेकर के आए इस मार्क्स को? अगर आपको मान लो कि आपको इंटरनल 20 मार्क्स मिला हुआ है, 20 है, आपको एक्सटर्नल 13 मार्क्स लाना है। अगर आपको इंटरनल मान लीजिए 19 मिला हुआ है तो आपको इधर 14 लाना है। इसी तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो अपने मार्क्स को कि हमें एक्सटर्नल कितना लाना है। आप देखोगे कितना भी कम पा जाओ, 10 मार्क्स भी पाओगे आप, जो
आप इंटरनल में, तो 20 मार्क्स आपको एक्सटर्नल लाने, 23 मार्क्स आपको एक्सटर्नल लाने होंगे। और 20 मार्क्स का सबसे जो एक उसको ड्रॉबैक क्या है, कुछ भी कहें, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो 20 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। इट क्लियर? तो अब जरा एक हिस्ट्री पर आते हैं इस वक्त की, जो मैंने नोट डाउन किया है कि इस बार टोटल करीब 1.5 लाख 1.5 लाख स्टूडेंट्स की कंपार्टमेंट है। तो भीड़ ज़्यादा है, तो कंपार्टमेंट वाले थोड़ा सा तो खुश हो कि आप अकेले नहीं हो। 1.5 लाख स्टूडेंट्स हैं जिनकी कंपार्टमेंट लगी हुई है, साइंस में, मैथमेटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, सोशल साइंस में, जो भी सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, 2019 से कंपार्टमेंट का जो नंबर है ये ज़्यादा है, पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा थी स्टूडेंट्स की, पासिंग स्टूडेंट्स भी ज़्यादा हैं जिन्होंने पास किया है एग्ज़ाम को, और फेल होने वाले भी स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं पिछली बार से, क्योंकि पॉपुलेशन ये हमारी हर साल बढ़ रही है। और कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम अक्सर करके हमारा जो सीबीएसई बोर्ड है वो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम जुलाई में कंडक्ट कराता था। पहले आपके कुछ अप्रैल लास्ट या मई में रिजल्ट आ जाते थे, और करीब करीब आपको 3 मंथ्स मिलते थे आपको अपने कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। 2 सब्जेक्ट्स में अगर आप फेल हो तो आपको कंपार्टमेंट देने का मौका मिलता था। अगर मोर देन 2 है तो आपको मौका नहीं, आपको फिर से 10th में पढ़ना होगा। मतलब 1 और 2, केवल 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हो तब तो आप कंपार्टमेंट दोगे, अदरवाइज कंपार्टमेंट देने का मौका आपको नहीं मिलेगा। अब आपको कुछ चीज़ें आपको बतानी है यहाँ पर, जैसे जब आप कंपार्टमेंट का पेपर दे रहे होगे तो कंपार्टमेंट का जब भी एग्ज़ाम दोगे तो एक चीज़ याद रखना है आपको कि जैसे कंपार्टमेंट का पेपर कई बार बच्चों में होता है कि कंपार्टमेंट का पेपर इजी आता है या टफ़ आता है। कुछ लोग बोलते हैं बहुत टफ़ आता है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं ईजी है। तो ये मिथ है, आपस में लोग इसमें लड़ने का, बहस करने का तरीका कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि टफ़ है या ईजी है। आपको क्वेश्चंस टफ़ या ईजी क्या होता है, आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको ईजी लगेगा, वो नहीं आ रहा है तो टफ़ लगेगा वो। आप अगर आपकी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में बैक आई हुई है, मैथमेटिक्स में कंपार्टमेंट लगा हुआ है, जाहिर से आपको जो पेपर आपने बोर्ड एग्जाम का दिया हुआ 2020 का वो भी आपके लिए टफ रहा होगा, और वही कुछ बच्चों के लिए इजी भी रहा होगा। इतना क्लियर बात समझ में आ रही ना? मेन चीज़ ये दिमाग में रखना है आपको कि सीबीएसई अपने बोर्ड पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो बना करके रखना चाहता है, वो स्टैंडर्ड बना रहेगा। तो ये मत सोचिए कि ईजी होगा कि टफ होगा। और अगर मैं कंपेयर करूँ इस तरीके से तो आप मान के चलिए कि ये आपके लिए इजी होगा, क्योंकि आपको एक पेपर आपको पढ़ने के लिए आपको 2 से 3 महीने मिलते हैं। तो आप उसे एक पेपर को 2-3 महीने अगर कंटिन्यूस पढ़ रहे हो तो जाहिर सी बात है पेपर का टफ भी आ रहा है थोड़ा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो आपके ये पेपर होते हैं उसकी मार्किंग थोड़ी ईजी रखते हैं वो। जैसे आप अगर मान लो कि आप एग्ज़ाम सेकेंड टाइम दे रहे हो आप, और आपके कुछ उसमें 31, 32 इस तरह मार्क्स आ रहे हैं, 30 मार्क्स आ गए कुछ, और 33 पे पास आउट है, आप 29, 30 या 31 पे आगे लटक गए, तो एग्जामिनर कोशिश करता है कि आपको पास कर देगा। 2-3 मार्क्स से फिर से भी अटक रहे हो तो आपको कोशिश करेगा कि वो पास कर देगा वो। आप बिल्कुल एग्जैक्ट देखोगे, कंपार्टमेंट में अक्सर करके मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को बिल्कुल एग्जैक्ट मार्क्स मिलते हैं कि इतने नंबर पे पास हो गया है। तो उसको देख के लगता है यार कि अगर मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ऐसा नंबर होता है कि बिल्कुल सब के सब वही 33 या 30 मार्क्स पाए हुए हैं, तो एग्जैक्ट पासिंग मार्क्स पे ला करके आपको एग्जामिनर रोक दिया है, इसका मतलब कि एग्जामिनर ने या तो आपको पास कर दिया है या तो आप खुद पास हो गए हो। तो मैक्सिमम केस में ऐसा होता है, लेकिन कुछ कम मार्क्स का वो गैप होना चाहिए, नहीं कि आप जो केवल 5 नंबर पाए और एग्जामिनर आपको पासिंग मार्क्स तक खींच करके ले जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन है कि आपको एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस हैं मैथमेटिक्स में, सारे के सारे क्वेश्चंस टच करने हैं। टच कौन तो समझ रहे हो ना? हर क्वेश्चन के बारे में आपको, मान लो कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है कि सम ऑफ एपी निकालो, आपको सम ऑफ एपी नहीं आ रहा है, ठीक है, नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, कम से कम फॉर्मूला याद है आपको, आपने फॉर्मूला लिख दिया और वैल्यू पुट कर दी वहाँ पर, तो भी आपको वहाँ पे वो मार्क्स दे देगा, क्योंकि उसको पास करने के लिए कुछ चाहिए ना। आप खाली पेज छोड़ करके आओगे, वो कहाँ पर मार्क्स देगा? उसके ऊपर भी तो बन पड़ेगी फिर कि आपने खाली पेज पे कहाँ मार्क्स दे दिया। आपको मान लीजिए HCF फाइंड आउट करने के लिए आया, तो नहीं कुछ आ रहा है, कुछ तो करो, कम से कम 4-5 बार 4-5 लाइन तो लिखो उसके बारे में कुछ।
HCF निकालने का जो हम लास्ट में फॉर्मूला बना करके उसमें जो HCF की सारी वैल्यूज रखते हैं उसको तो कम से कम लिख डालो। एक रिलेशनशिप तो डिवाइजर, उससे रिलेटेड चीज़ें कुछ न कुछ वहाँ पर आप लिखो। आपको सरफेस एरिया का कोई क्वेश्चन है, वर्ड्स प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो कम से कम लेट सपोज ये सब तो लिखो, कुछ गिवन जो दिया हुआ क्वेश्चन है वो तो लिखो वहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी क्वेश्चन आए उससे रिलेटेड कुछ न कुछ वहाँ पर ज़रूर लिख दो, जितना भी आप लिख सकते हो। अगर आप ये सब कर रहे हो, आप गारंटेड मान के चलो आप पास हो जाओगे कंपार्टमेंट एग्जाम में, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एक एक क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, हर क्वेश्चन को लिखना है। लेट सपोज दिस गिवन, ये है, इतना तो लिख ही सकते हो क्या क्या गिवन है। कुछ लैंग्वेज आप वर्ड्स प्रॉब्लम की उतार सकते हो वहाँ पर, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जितने भी फॉर्मूले आपके मैथमेटिक्स में है वो सारे के सारे फॉर्मूलेस को लर्न कर जाओ। मैं किस लिए कह रहा हूँ फॉर्मूला लर्न करने के लिए, कि मान लो कि कोई क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आया, सेक्शन फार्मूला बेस पर आपको कोई क्वेश्चन करना है, डिस्टेंस फार्मूला कहीं अप्लाई करना है, कहीं आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है, तो आप मान लो क्वेश्चन आप नहीं भी कर पा रहे हो, आपको फार्मूला याद है, फार्मूला लिख दो, कुछ वैल्यू इधर से उधर उठा करके लिखो, उसमें कोशिश करो, ये लगे कि हाँ आपने ट्राई किया, आपने फार्मूला तो सही लिखा है बच्चे ने। ट्रिग्नोमेट्री में कहीं कोई चीज़ें आती हैं, आप कम से कम वैल्यू तो पुट कर पाओ वहाँ पे। मान लो 1060 sin 30 कुछ भी वैल्यू आ रही है तो क्वेश्चन में वैल्यू तो सही पुट करो। सरफेस एरिया का भी इसी तरीके से बता रहा हूँ, फार्मूला याद हो आपको। तो जितने भी बुक में फॉर्मूले हैं इसको सीरियसली ले लो, बिल्कुल फॉर्मूले याद कर लो, बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए, बहुत हेल्पफुल होंगे। और साथ में कुछ थ्योरम्स आपके एनसीईआरटी में हैं, उन एनसीईआरटी के जो थ्योरम्स हैं मैं भी बताऊंगा उसके बारे में, उसको आप प्रूविंग जो उसकी है इंपॉर्टेंट, लास्ट कुछ टाइम के जो पेपर हैं आपको वहाँ पे उठाने पड़ेंगे ये भी चीज़। तो थ्योरम्स को आपको तैयार करना है, कुछ इंपॉर्टेंट 5 से 6 थ्योरम्स आपको मैं बताऊंगा और आप उसको तैयार कर लो। उसमें से कुछ न कुछ थ्योरम्स हमेशा एग्जाम में आ जाते हैं, कई बार उस बेस पर क्वेश्चन आता है। अगर उस बेस पर क्वेश्चन भी आ रहा है तो आप वहाँ पर आंसर में अगर क्वेश्चन को प्रूफ नहीं कर पा रहे हो आप, तो आपको दिख रहा है कि अच्छा ये थेल्स थ्योरम पर एक क्वेश्चन है, देखने समझ में आ जाएगा ना, सिमिलैरिटी का कुछ क्वेश्चन है, ट्रायंगल का क्वेश्चन है, तो वहाँ पर आप थेल्स थ्योरम को सीधे लिख दो, उतार दो। कहीं एरिया के बारे में आ रहा है, वहाँ एरिया थ्योरम उतार दिया, कहीं पाइथागोरस है, पाइथागोरस थ्योरम उतार दिया। आपको कुछ न कुछ मार्क्स वहाँ पर आपको गेन हो जाएंगे, ऐसा देखने में आया है प्राय। साथ में अब देखते हैं जरा कि अगर आपके 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव हैं, आपके पूरे बुक में, आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है, आप पढ़ पाओ तो पढ़ो, और इसके साथ साथ आपको जो लास्ट 2 और 3 ईयर के जो पेपर्स हैं और अभी जो आपके जो एग्ज़ाम हुए, जो जिस एग्ज़ाम में आपकी कंपार्टमेंट लगी है, उस एग्ज़ाम के पेपर को ज़रा अच्छे से एक बार देख लेना कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। कई बार हो सकता है कि एग्जामिनर क्या करता है, सेम हूबहू उसी पेपर को, हूबहू का कहने का मतलब डिजिट को चेंज करके सेम उसी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को आपको उस कंपार्टमेंट में दे देगा, ताकि आप उसको सॉल्व कर पाओ। अगर फिर भी नहीं कर पाते फिर आपके लिए बहुत बेकार बात है ये। अदरवाइज लास्ट 2-3 ईयर के जो पेपर हैं और कंपार्टमेंट के भी जो पेपर होते हैं, तो कंपार्टमेंट के जो पेपर हैं उस कंपार्टमेंट के पेपर को भी आप लोग देख लेना। पिछले 2-3 साल के जो पेपर, 2-3 साल का, लास्ट 2019 का और 18 का 2 साल का पेपर देखो, देख कर तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस वहाँ पर आते हैं, उसको वहाँ पर देख लो। और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो तुम्हें लग रहा है कि इस टॉपिक के क्वेश्चंस मेरे लिए ईजी हैं, उसको सॉल्व करो। आपको बहुत ज़्यादा नहीं, आपको टारगेट 20 से 25-30 मार्क्स करना है, ज़्यादा नहीं सोचना आपको अभी। और आपकी कंडीशन मैथमेटिक्स में बेकार है तो, और अगर किसी कारणवश आप फेल हुए हो तब तो कोई बात नहीं, तब आप अच्छे से पढ़ो उसको फिर से, आपके लिए 3 महीने बहुत है। मैं उनके लिए कह रहा हूँ यहाँ पर जिनको सिर्फ पास होना है कि वो पास हो जाए, कंपार्टमेंट का जो ये मैटर है ये इशू हट जाए। तो आपको प्रीवियस ईयर के 2-3 साल के केवल पेपर देखने हैं, ये नहीं कि 10 साल के उठा करके देखो, 2-3 साल के पेपर देखो, लास्ट 19-18 के, और जो कंपार्टमेंट के पेपर है वो भी जरा देखो 19-18 के। इट क्लियर? और आपकी एक बुक है, आपको 2 बुक को मैक्सिमम पढ़ना है, RS, RD शर्मा, इन सभी को छोड़ दो, ठीक है।
आपको एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 2 बुक बता रहा हूँ, दोनों बुक को आपको पूरा नहीं पढ़ना है। ये डर में जाना कि अरे 3 महीने में 2 बुक कैसे पढ़ेंगे, साल भर में तो पढ़ा नहीं हमने, तो इसको ऐसा नहीं करना। करना ये है कि जैसे आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, 20 मार्क्स के आते हैं ना, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी आ जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस को आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर आपके पास बुक होगी तो बुक ठीक है, नहीं होगी तो आप मार्केट से परचेज कर लो, बहुत महंगी बुक नहीं है। अदरवाइज परचेज भी नहीं करना चाहते हो तो इसको आप गूगल पर सर्च करोगे, इसकी PDF वहाँ पर आपको मिल जाएगी। अदरवाइज नहीं मिल रही तो आप हमसे मांग लेना, मैं दे दूँगा आपको। यहाँ पर आप देखोगे कि हर चैप्टर के बाद, जैसे यहाँ पे पहला चैप्टर रियल नंबर है, तो रियल नंबर के बाद आप देखोगे लास्ट में आपको करीब यहाँ पे 10 से 12 ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं करीब, ठीक है। हर चैप्टर के बाद ऑब्जेक्टिव हैं। पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल के बाद ऑब्जेक्टिव है, मतलब कि 10-15 ऑब्जेक्टिव हर चैप्टर में है। तो इस बुक के जो 15 चैप्टर्स हैं, 15 ही है ना इसमें, हाँ 15 होंगे, और कहाँ जाएंगे, 13 चैप्टर्स हैं, मतलब कुछ चैप्टर्स स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी को इसने कंबाइन कर दिया है। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसको आप एक एक क्वेश्चन को समझते हुए टिक कर लो, कि इसे पूछ करके समझ करके एक एक क्वेश्चन को टिक कर लो। हो सकता है कि ये एनसीईआरटी की बुक है और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो आपको इसके ऑब्जेक्टिव से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हूबहू आपके एग्जाम में मिल जाएं, और मिलते भी हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव आपको पूरे करने हैं और इस बुक से आपको और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट बुक आपकी जो ये है क्लास 10th की मैथमेटिक्स, इसमें से आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको करना ही करना है, जो इजी भी है और आप कर भी सकते हो। जैसे आपको जो फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, मैंने फर्स्ट से बता दी कि फॉर्मूला आपको याद करना है सारा का सारा, इतना आपको ज़रूर याद कर लेना है, इसमें कोई छूट नहीं है। फर्स्ट एक्सरसाइज में आप कम से कम HCF निकालना आपको पता होना चाहिए। HCF अगर आप निकाल लेते हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। एक क्वेश्चन HCF से हमेशा ही एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। HCF अगर आप निकाल लेते हो, HCF के बाद आपको √2, √3, √5 इन सबको इरेशनल नंबर प्रूफ करना आना चाहिए। ये भी एग्जाम में अक्सर करके आता है। कई बार ऐसे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको डायरेक्टली √2, √3 ना पूछ सकता है कि फाइंड आउट प्रूफ दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। तो ये सब बड़े इजी कंसेप्ट हैं, सारे के सारे एक ही जैसे होते हैं क्वेश्चंस। आप किसी से भी, आपके टीचर हों, ट्यूशन के टीचर हों, कोई भी हो, जिससे भी आप पूछ सकते हो, उससे चीज़ें पूछो। और मैंने भी इस पर कुछ वीडियोस बनाई हैं, आप वहाँ भी देख सकते हो। आप यूट्यूब पर और भी वीडियोस बहुत सारे लोग बना रहे हैं, वहाँ पर भी आप देख सकते हो इसको, कि कैसे हम इन चीज़ों को सॉल्व करते हैं। इससे एक क्वेश्चन फिक्स रहता है और आसान है, आप इसको कर सकते हैं। फिर आप आ जाए सेकेंड में पॉलिनोमियल पर। पॉलिनोमियल में एक क्वेश्चन है जो बिल्कुल और बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, आता ही आता है। जैसे आप देखोगे पेज नंबर 35 पर तो लिखा हुआ है फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ 2x to the power 4 - 3x cube - 3x² + 6x - 2। आप बुक में देखना 35 वाले पेज नंबर पर तुम्हें 2 जीरोज दिया हुआ है, 2 और √2 और -√2, और 2 जीरोज और पूछ रहा है तुमसे। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर तुम्हें एग्जाम में आते हैं। और एक्सरसाइज में भी अगर देखोगे 2.3 में तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 जो दिख रहा है तुम्हें पेज नंबर 36 पर, वो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपकी बुक में दिख रहा है, इन दोनों क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कर लेना। हो सकता है सेम इन्हीं दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसमें मैक्सिमम आपको वर्ड्स प्रॉब्लम आते हैं। तो अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो इसको आप छोड़ सकते हैं, मत करिए इसको। लेकिन आपके जो ये तीनों मेथड हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ये तीनों मेथड जरा पढ़ लो, इसको तो कर ही सकते हो। अगर इसको कर लो, कई बार क्या होता है सीधे सीधे इक्वेशन तुम्हें दे करके उसको सॉल्व करने के लिए बोल सकता है कि इस मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व करो। उसके बाद अगर हम आ जाएं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर, जो हमारा 4th चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम देखें तो हो सकता है कोई इक्वेशन तुम्हें दे, उसको बोलो फैक्टराइज करो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला या किसी फार्मूला बेस से। तो आपको इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला पता होना चाहिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला पता हो और आप उस पर वैल्यूज़ को रख करके सॉल्व कर पाओ।
देखो ये सब चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ केवल जो इजी है, जो आप कर सकते, जो फॉर्मूला बेस्ड है, जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आपकी बुक में, उसको तो ज़रूर करके जाना। फिर एपी में आओगे तो एपी में सबसे लास्ट में सम ऑफ एपी जाता है। कुछ टर्म्स आपको देता है, उसका सम करना होता है, ठीक है। सम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। उसमें आप ए की वैल्यू, डी की वैल्यू, एन की वैल्यू पुट करोगे और किसी भी नंबर का सम निकालो। जैसे वो बोल दिया कि जैसे इसमें एक कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं उसको बताता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे पेज नंबर 113 मतलब 113 पर है क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सेम ऐसे ही जब आप आओगे इधर वो सम ऑफ एपी नहीं है बट फिर भी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे पेज नंबर 106 पर क्वेश्चन नंबर 13, 14, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सब आप सॉल्व करके ज़रूर से ज़रूर जाओ और सम ऑफ एपी इसको ज़रूर करना, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना कि कैसे सम ऑफ एपी करते हैं। अब ट्रायंगल में देखोगे, ट्रायंगल में कुछ नहीं करना, तुमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ट्रायंगल में तुम्हें 3 थ्योरम दिए हुए हैं। एक थेल्स थ्योरम है, थेल्स थ्योरम है, और पेज नंबर 124 पर थ्योरम नंबर 6.1 ये आपका एक थेल्स थ्योरम है। थेल्स थ्योरम के बाद आपको एक मिलेगा एरिया थ्योरम, जो ट्रायंगल के एरिया का थ्योरम है, उसको आपको करना है। और उसके बाद जो आपको मिलेगा पेज नंबर 141 पर है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो ये प्रूफ करने के लिए आपके लिए आता है थ्योरम नंबर 6.6, और उसके बाद एक आएगा आपको पाइथागोरस थ्योरम, उसको प्रूफ करने के लिए आ सकता है। इन तीनों से कोई ना कोई एक प्रूफ आता है। अभी लास्ट टाइम पाइथागोरस भी आया था अभी। तो आप इसको ज़रूर, इन तीनों थ्योरम को अगर आप कर सकते हो, कई बार अगर आप करोगे, उसको 2-3 बार करो तो आपको ये थ्योरम याद सा हो जाएगा। लेकिन समझ करके इसको करना है। इसको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कोई भी एक थ्योरम अगर आ गया आपके एग्जाम में तो 4 मार्क्स के करीब आ जाएगा वो, और आपके 4 मार्क्स क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। 4 मार्क्स कम नहीं है, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यार मैंने यही बोला कि फॉर्मूला याद कर लो बस, और कुछ दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला याद रख लो, अगर फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन आ गया उसको सॉल्व कर लेना, अदरवाइज बस फॉर्मूला लिख करके चले आना। नाउ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में बस फॉर्मूले याद कर लो और कुछ इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये मैक्सिमम बच्चों को टफ ही लगता है तो इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, इसको छोड़ देना। कोई चीज़ अगर तुम्हें इसमें प्रूफ करने के लिए आ रही है, ठीक है, तो बस कोशिश करो ना उसको इधर से उधर एक पेज में लिख डालो कुछ ना कुछ, ठीक है। सेक थीटा, टेन थीटा, इतने ये सब नाम तो सुने ही होगे ना, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा। कुछ न कुछ लिखते जाओ और आखिरी में क्या करो, जो तुम्हें प्रूफ करने के लिए दे रहा है उसको तुम लिख दो, यस हैंस प्रूफ। मैं एक तरीका बता रहा हूँ, हो सकता है कि तुम्हें 1 मार्क्स दे दिया जाए तुम्हारे लिखने पर कि इतनी मेहनत से एक पेज तुमने लिखा है, ठीक है। जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन को टच करना है, मैं इसलिए कह रहा हूँ हर क्वेश्चन तुम्हें टच करना है। टच करने का मतलब कुछ न कुछ उसके बारे में लिखना है तुम्हें, ये नहीं कि देख लिया, छू लिया, बोला बस आगे बढ़े। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। हाइट एंड डिस्टेंस को छोड़ ही दो, वैसे इजी है, बट अगर तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री पर कमांड होता अच्छे से तो मैं कहता कि हाइट एंड डिस्टेंस को ज़रूर देखना। नाउ सर्कल को भी छोड़ दो, ठीक है। सर्कल से आगे आओ, कंस्ट्रक्शन को नहीं छोड़ना है। कंस्ट्रक्शन में जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल बना करके, कोई रेडियस देता है, बार बार तुम्हें क्या करेगा, रेडियस चेंज करता रहता है कि रेडियस चेंज कर दिया, कभी सेंटर पे तुम्हें एंगल चेंज कर देगा, कभी रेडियस 3 से 5 कर देगा, बाहर सर्कल के कोई एक पॉइंट देगा, उस पॉइंट से बोलेगा कि सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करो। तुम्हें आखिरी में टेंजेंट ही ड्रॉ करना है, और टेंजेंट ड्रॉ करना बड़ा आसान है। अगर 1, 2 बार, 3 बार, 4 बार कर लोगे तो एक दिन के अंदर आप अगर एक दिन पूरा प्रैक्टिस कर लो टेंजेंट ड्रॉ करने का, हर तरह के जितने भी इसमें क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं टेंजेंट ड्रॉ करने के कंस्ट्रक्शन में, 11.2 जो आपका चैप्टर है वो उसी बेस पर ही है इसमें, तो आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। और ये जो एक ट्रायंगल जो ड्रॉ करने के लिए इसमें आता है, ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन सा बच्चों को लगता है, कन्फ्यूजन होता है उनको बच्चों को कि ये एक ट्रायंगल ऐसे के सिमिलर दूसरा ट्रायंगल हमें ड्रॉ करना है। तो अगर आप ये दोनों कर सकते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज टेंजेंट ड्रॉ करना तो सीख ही लो कि सर्कल पर हम टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं। नाउ एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसको छोड़ दो। फॉर्मूला इसका भी याद करना, इसमें भी 2-3 फॉर्मूले हैं।
अगर तुम्हें फॉर्मूला याद होगा तो हो सकता है कि इसके भी कुछ क्वेश्चन तुम सॉल्व कर दो, और क्वेश्चन समझ में भले ही ना आ रहा लेकिन फॉर्मूला लिख दो, इतना तो समझ आएगा ना ये क्वेश्चन एरिया रिलेटेड टू सर्कल का है, और तुमने कुछ फॉर्मूले वहाँ पर लिख दिए, एग्जामिनर खुश होगा और कुछ नंबर दे देगा। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के इतने फॉर्मूले वो याद होने चाहिए। कई बार सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चंस पूरे के पूरे उससे फॉर्मूला बेस्ड होता है। अगर ऐसा कहीं 1-2 नंबर में क्वेश्चन अगर आ जाएगा, जो तुम्हारे 1 या 2 मार्क्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, वो फॉर्मूले पर रख करके तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर तुमने उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लिख दिया, मान लो तुम सॉल्व भी नहीं कर पाए वो भी क्वेश्चन तो, लेकिन तुमने फॉर्मूला लिख करके बस वैल्यू वहाँ पे पुट कर दी और आंसर भले ही गलत आ गया तो भी तुम्हें कुछ नंबर फॉर्मूला पे मिल जाएगा। इसी में आगे बढ़े, फर्स्ट टर्म है तो ये सब देखना ही नहीं है। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, देखो स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी तो आपको पूरा देखना है। प्रोबेबिलिटी आप कहीं से भी यूट्यूब पर लेक्चर किसी का भी उठाओ और उसको अच्छे से समझ लो। प्रोबेबिलिटी से सब मिला जुला करके देखोगे पूरे के पूरे आपके क्वेश्चन पेपर में 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, कई बार 4 मार्क्स में भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको करना क्या, प्रोबेबिलिटी को अच्छे से समझना है। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी का है। आप यूट्यूब पर सर्च करो, किसी की वीडियोज़ वहाँ पर उठा करके देखो। और साथ में स्टैटिक्स में 2-3 चीज़ें मेन हैं। एक तो मीन, मीडियन, मोड, ये निकालना आपको आना चाहिए। ये सब आप कर सकते हो इसलिए क्योंकि देखो आप, मैं तो कहूँगा पूरा फोकस इस पर आप कर दो स्टैटिक्स पर, क्योंकि स्टैटिक्स से एक क्वेश्चन फिक्स है। मीन, मीडियन, मोड से एक क्वेश्चन फिक्स है। कई बार मीन निकालने के लिए आता है स्टेप डेविएशन मेथड से, और कई बार आपको मिसिंग फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए आती है। एक फ्रिक्वेंसी गायब होगी x, कभी 2 फ्रिक्वेंसी गायब हो जाएगी। तो कई बार आपको मीन निकालने के लिए आएगा, आपको मीन दिया हुआ, आपको मीन दे देगा और बोलेगा कि इस जो डाटा आपको दिया हुआ है इसकी फ्रिक्वेंसी मिसिंग है, तो आप इस फ्रिक्वेंसी को फाइंड आउट करो। तो ये अक्सर करके मैंने देखा एग्जाम में मिसिंग फ्रिक्वेंसी के क्वेश्चंस आते हैं, और मिसिंग फ्रिक्वेंसी वाले क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कर लो, आसान है। अगर आप इतना सारा आप कर लोगे ना, तो आपको मैं बता दूं कि आप केवल पास नहीं होगे, आप कम से कम मैथमेटिक्स में मान के चलो कि करीब 40 मार्क्स से अबव चले जाओगे, 40 से अबव चले जाओगे अगर आप इतना कर लेते हो तो। चले फिर, आप लोग को इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी और भी क्वेरी हो, आप कमेंट करके नहीं पूछ सकते हो। अगर आपको लगता हो कि कमेंट करने पर लोगों को ये पता चलेगा कि भाई मेरी भी बैक है, मेरा भी कंपार्टमेंट है, आपको अगर बुरा लगता हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 9415332610 पर व्हाट्सएप करो, वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, लेकिन करो, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि आपका टारगेट होना चाहिए कि ये कंपार्टमेंट इस बार निकल जाए, बार बार इसी में ना बैठना पड़े। एक टेंशन है, जो भी चीज़ें हैं उसको जल्दी से जल्दी हम क्या करें, ख़त्म करें। और इस प्रॉब्लम में, इस मुसीबत में हम आपके साथ हैं। जो भी प्रॉब्लम हो आप हमसे पूछना और हम उसको क्लियर करेंगे, और व्हाट्सएप पर हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।